अगर हम एक पल के लिए विशाखापट्टनम के एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन की कल्पना करें, जहां चारों तरफ यात्रियों की भारी भीड़ है, ट्रेनों के हॉर्न की तेज आवाजें गूंज रही हैं, लोग अपने भारी सामान के साथ किसी कुली या पूछताछ खिड़की की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ, भारतीय रेलवे स्टेशनों का वो चिरपरिचित शोर और अफरा तफरी। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए कि तभी अचानक 5 फीट का एक बहुत ही शानदार ह्यूमनॉइड रोबोट आकर रुकता है। उसका नाम है एएससी अर्जुन, यानी एएससी अर्जुन। अरे वाह! हाँ, और वो टिकट को स्कैन करता है और एकदम स्पष्ट आवाज में बताता है कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का कोई सीन हो। एकदम ऐसा लगता है किसी भविष्य की दुनिया में आ गए हो। लेकिन ये भविष्य नहीं है, ये जनवरी 2026 का भारत है। हम अक्सर इन समसामयिक घटनाओं को या जो करंट अफेयर्स होते हैं, उन्हें बस रटने वाली जानकारी मान लेते हैं। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मकसद कुछ और ही है। जी बिल्कुल। आज द्वारा तैयार किए गए जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के बेहद क्रिस्प नोट्स हैं, और हमारा मिशन सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि इन पन्नों के पीछे छिपी उस बदलती तस्वीर को समझना है जो बता रही है कि तकनीक, संस्कृति और कूटनीति कैसे एक साथ विकसित हो रहे हैं। तो चलिए इस सब को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत के लिए जनवरी का महीना चुनना मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात है। वो कैसे? देखिए, अगर हम कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से देखें तो जनवरी सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट होता है। इस महीने में जो नीतियां बनती हैं, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, या जो एक थीम सेट की जाती है ना, वो पूरे साल के लिए देश की दिशा तय करती है। हाँ, एक तरह से पूरे साल का रोड मैप बन जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इन नोट्स का गहराई से अध्ययन करें तो एक बहुत ही स्पष्ट और मैं कहूँगी चौंकाने वाला रोड मैप उभर कर सामने आता है। और वो रोड मैप है परंपरा और भविष्य की तकनीक का एक दिलचस्प संगम। मतलब नोट्स के शुरुआत में ही मुझे एक बात ने बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात थी वो? 10 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस। अब इसकी शुरुआत तो 2006 में हुई थी, लेकिन 2025-26 के लिए इसकी थीम देखिए। हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यानी एआई तक। ये बहुत ही गहरी थीम है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी दादी माँ के सदियों पुराने नुस्खों को एक सुपर कंप्यूटर में फीड कर रहा हो। मतलब हमारी जड़ें तो एकदम पुरानी हैं, लेकिन पहुंच सीधे भविष्य की है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक आकर्षक नारा या कैच फ्रेज नहीं है। असल में भाषा किसी भी तकनीक का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। हाँ, ये बात तो है। अब तक दुनिया की ज्यादातर अत्याधुनिक तकनीकें सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित थीं, लेकिन जब हम एआई को हिंदी या पारंपरिक ज्ञान से जोड़ते हैं तो हम तकनीक का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। मशीन को ये सिखा रहे हैं कि वो दूर दराज के गांव के किसी इंसान की बात भी उसी गहराई से समझे। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं वापस विशाखापट्टनम स्टेशन वाले उसी रोबोट एएससी अर्जुन पर आना चाहता हूँ। जी। एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या इतनी तेजी से रोबोट्स और एआई को अपने रोजमर्रा के सिस्टम में अपनाने से क्या हम सिस्टम से ह्यूमन टच नहीं खो रहे हैं? ये डर बहुत स्वाभाविक है। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो लोगों को यही लगता है। हाँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन की पहचान तो वहाँ के लोगों, मानवीय संपर्क से होती है ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अगर हम इस तकनीकी उड़ान को समझें तो एआई लोगों को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि सुविधाएं बढ़ा रहा है। रेलवे का उद्देश्य इंसान को हटाना नहीं है। अच्छा, तो फिर रोबोट्स का असल काम क्या है? काम का बंटवारा। एक रोबोट बिना थके 24 घंटे जानकारी दे सकता है। इससे जो असली रेलवे का स्टाफ है वो उन जटिल समस्याओं पर ध्यान दे सकता है जहां सच में मानवीय संवेदना की जरूरत है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या किसी बुजुर्ग यात्री को ट्रेन में चढ़ने में मदद चाहिए। यानी ये विस्थापन नहीं है, बस काम को बेहतर तरीके से बांटना है। एकदम सही। और काम के इसी स्केल की अगर हम बात करें तो रेलवे के मोर्चे पर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत यानी इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बन गया है। बिल्कुल। हमने चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब उनका क्षेत्रफल तो हमसे कहीं ज्यादा है, फिर हमने ये कैसे अचीव कर लिया? इसके पीछे एक बहुत ही आक्रामक नीतिगत बदलाव है। भारत ने कार्बन एमिशन कम करने के लिए डीजल इंजनों पर निर्भरता खत्म करने का बड़ा लक्ष्य रखा था। और जब नेटवर्क पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड होता है ना,
तो ट्रेनों की औसत गति बढ़ जाती है। अरे ट्रेन भी शुरू हो गई है जो कोलकाता के हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। हाँ, और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक एकीकरण का एक बड़ा कदम है। सही कहा। तो एक तरफ रेलवे और एआई की इस तकनीकी उड़ान से हम देश के भीतर आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन चर्चा को अगर थोड़ा इस बात पर ले जाएं कि भारत खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहा है, खास तौर पर 26 जनवरी 2026 के मंच पर, 77वें गणतंत्र दिवस पर। हाँ, अब बचपन में तो गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ टैंक, मिसाइल और वो नेवी या आर्मी का मार्चिंग दस्ता होता था। लेकिन इस बार का नजारा कुछ और ही कहानी कह रहा था। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो हम पाएंगे कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन यहाँ देखने को मिला। वो कैसे? देखिए, इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन। हाँ, और पहली बार यूरोपीय संघ यानी ईयू की टुकड़ी ने हमारी परेड में भाग भी लिया। बिल्कुल, ये भारत की नई वैश्विक कूटनीति है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत ये दिखा रहा है कि हमारे रिश्ते सिर्फ किसी एक खेमे तक सीमित नहीं है। लेकिन कूटनीति के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन था, उसने सबका ध्यान खींचा। इस बार परेड का विषय था वंदे मातरम के 150 वर्ष। हाँ, वो बहुत ही खास था। और पहली बार भारतीय सिनेमा की झांकी भारत गाथा इसमें शामिल की गई, जिसके निर्माता संजय लीला भंसाली थे और गायिका श्रेया घोषाल। मतलब दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के सामने हम अपनी सिनेमाई ताकत दिखा रहे थे। क्योंकि हार्ड पावर से आप दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिला सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर जैसे सिनेमा, संस्कृति, ये चीजें लोगों को आपसे भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। ये तो है, और राज्यों की झांकियों में भी यही सांस्कृतिक छटा दिखी। महाराष्ट्र की गणेशोत्सव वाली झांकी को पहला पुरस्कार मिला, दूसरे पर जम्मू कश्मीर रहा और तीसरे पर केरल। यूपी की झांकी की थीम भी बुंदेलखंड की संस्कृति पर आधारित थी। और इसी सॉफ्ट पावर का एक और रूप हमें पद्म पुरस्कारों में भी देखने को मिलता है। हाँ, 2024 के पद्म पुरस्कार कुल 131 सम्मान दिए गए हैं। इन नामों पर अगर हम गौर करें तो ये किसी भी विचारधारा या क्षेत्र से बंधे हुए नहीं हैं। एकदम सही, मैं नोट्स देख रहा था। पद्म विभूषण में जहाँ एक तरफ कला के क्षेत्र में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल जी का नाम है, जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान मिला जी, और वहीं दूसरी तरफ केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन जी हैं, उन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनके अलावा केटी थॉमस, पी नारायण और सुधी एन राजम जी का भी नाम है। और पद्म भूषण में अलका याग्निक जी, शिबू सोरेन जी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, और विजय अमृतराज जैसे नाम शामिल हैं। ये विविधता दिखाती है कि कला और योगदान की कोई सीमा नहीं होती। वैसे कला की बात आई है तो इसी दौरान कैलिफोर्निया में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी हुए। हाँ, जिसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा हेमनेट को मिला और बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस रहे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का पुट भी हमारे इन करंट अफेयर्स का एक अहम हिस्सा है। चलिए, लाल किले की प्राचीर, गणतंत्र दिवस और बड़े मंचों से अब जरा जमीन पर उतरते हैं। बिल्कुल, जमीनी हकीकत समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि असली विकास तो वही है जो आम नागरिक के जीवन में बदलाव लाए। ये हिस्सा पूरी तरह से सुशासन और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। और यहाँ मेरे सामने दो ऐसे तथ्य हैं जो मुझे हमारे देश के ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बड़े अपडेट की तरह लगे। अच्छा, कौन से दो तथ्य? पहला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारतीय संविधान को संथाली जनजातीय भाषा और ओल्ची की लिपि में जारी करना। हाँ, और दूसरा, केरल के वायनाड का कल्पेट्टा जिला न्यायालय, जो भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है। ये दोनों ही बहुत बड़े कदम है ना? मतलब एक तरफ हम सबसे पुरानी जनजातीय लिपियों को सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं, संविधान को उन तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ अदालतों से कागजों को पूरी तरह से हटा रहे हैं। असली विकास सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ना नहीं होता। असली विकास है न्याय और अधिकारों की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। संथाली भाषा में संविधान का आना जनजातीय समुदायों को ये एहसास दिलाता है कि ये देश और इसके कानून उनके अपने हैं। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है। हाँ, पूछिए। संथाली अनुवाद वाली बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये पेपरलेस कोर्ट है, मान लीजिए कोई गरीब इंसान है जो तकनीक नहीं समझता, क्या पेपरलेस सिस्टम उसे न्याय प्रक्रिया से और दूर नहीं कर देगा? देखिए, ये जो डिजिटल डिवाइड का डर है, ये बिल्कुल जायज है, लेकिन पेपरलेस कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आम आदमी को खुद जाकर कंप्यूटर पर फाइलिंग करनी है। अच्छा, तो फिर कैसे काम करेगा ये जो पेपरलेस सिस्टम है, ये असल में बैकएंड के लिए है, जजों और वकीलों के लिए। पहले क्या होता था कि फाइलें खो जाती थी, सालों तक कागज धूल खाते रहते थे। पेपरलेस होने से सब कुछ डिजिटल और सुरक्षित हो गया है।
इससे न्याय मिलने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ओ, अब समझ आया। मतलब सिस्टम की कमियों को दूर किया जा रहा है। और ऐसा ही एक जमीनी बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिख रहा है। जी, स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बहुत बड़ी जीत इस महीने सामने आई है। हाँ, वो WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 वाली बात। बिल्कुल, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 25% की कमी आई है। 25%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का ही नतीजा है। लेकिन इसके साथ ही 25 जनवरी को मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वो थीम थी लेप्रेसी इज क्योरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, यानी कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती वो कलंक है जो समाज ने इसके साथ जोड़ दिया है। सही कहा। और जब हम प्रशासन और समाज की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण को कैसे भूल सकते हैं। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला भी इसी महीने घोषित हुआ है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का केनी पनियोर जिला। लेकिन ये बायो हैप्पी होना आखिर होता क्या है? इसका मतलब है कि वहां का प्रशासन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास कर रहा है। प्रकृति और इंसान दोनों खुश हैं। इसके अलावा प्रशासन के मोर्चे पर असम 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। और मेघालय उच्च न्यायालय को जस्टिस रेवती मोहिते के रूप में अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली हैं। साथ ही प्रवीण वशिष्ठ जी नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि हमारा सुशासन जमीनी स्तर पर मजबूत हो रहा है। और जब समाज स्वस्थ और सशक्त होता है तो उसका सीधा असर युवाओं की ऊर्जा पर पड़ता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, स्वामी विवेकानंद जी की 183वीं जयंती पर। और इसी मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण भी हुआ। साथ ही 24 जनवरी को 8वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम भी इसी पर केंद्रित थी, द पावर ऑफ यूथ इन को-क्रिएटिंग एजुकेशन। और युवाओं का ये प्रदर्शन सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं है। खेलों में देखिए, लेह में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6वां संस्करण हुआ, उसमें हरियाणा पहला और लद्दाख दूसरे नंबर पर रहा। और आर्यन वाशने भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो हमारी युवा शक्ति हर मोर्चे पर आ गए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ आकर ये मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ समाज और युवा ऊर्जा का सीधा असर देश के वैश्विक दबदबे पर भी पड़ता है। जी, और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण कृषि क्षेत्र से आया है। हाँ, भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और अब दुनिया का नंबर 1 चावल उत्पादक देश बन गया है। 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा सिर्फ कृषि का नहीं है, ये भारत की बदलती हुई कूटनीतिक ताकत का भी प्रतीक है। आज के समय में जिसके पास खाद्य सुरक्षा है, वह वैश्विक पटल पर अपनी शर्तें मनवा सकता है। और शायद अपनी इसी बढ़ती ताकत को सुरक्षित रखने के लिए हम स्पेस और सिक्योरिटी में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसरो द्वारा PSLV-C-62 के जरिए EOS-NI सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया। और अंडमान निकोबार के श्री विजयपुरम में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन भी इसी दिशा में एक कदम है। लेकिन इन सब के बीच एक कूटनीतिक फैसला था जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। कौन सा फैसला? भारत ने दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स नौसेना अभ्यास में भाग नहीं लिया। मतलब हम अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स जैसे बड़े मंच के सैन्य अभ्यास से पीछे हट गए। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है, लेकिन इसे पीछे हटना नहीं कहेंगे, ये भारत की स्वतंत्र कूटनीति है। अच्छा, कैसे? देखिए, आज दुनिया अलग अलग गुटों में बटी हुई है। एक तरफ फ्रांस में वीमर ट्रायंगल की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ अमेरिका वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चला रहा है। ऐसे में ब्रिक्स सैन्य अभ्यास में हिस्सा न लेकर भारत ने ये साफ कर दिया है कि हम किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। यानी हम अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं, जैसे अंडमान वाला हब, लेकिन किसी भी देश के खिलाफ किसी गुटबाजी में नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। ये हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें, रोबोट AC अर्जुन के स्टेशन पर काम करने से लेकर संथाली भाषा में संविधान के अनुवाद तक और चीन को पीछे छोड़कर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बनने तक, ये एक बहुत ही शानदार सफर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज के विश्लेषण ने एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने रखा है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम तेजी से AI, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और पेपरलेस कोड्स को अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी पारंपरिक जड़ों जैसे जनजातीय लिपियों और सदियों पुरानी संस्कृति को मुख्यधारा में ला रहे हैं। जी।
तो एक पल के लिए सोचना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10 सालों में एक आम भारतीय की पहचान क्या होगी। क्या हमारा भविष्य पूरी तरह से डिजिटल होगा या अपनी प्राचीन विरासत में गहराई तक रचा बसा हुआ? ये सच में सोचने वाली बात है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन होगा और मुझे लगता है जो भी इन घटनाओं को ध्यान से देख रहा है उसकी इस बदलाव को लेकर जिज्ञासा जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इन पन्नों के पीछे की कहानी हमें बताती है कि भारत की दिशा क्या है। आगे भी ऐसे ही इन मुद्दों की तह तक जाते रहेंगे।